राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनावी शोर के बीच हर किसी की निगाहें पार्टी प्रत्याशियों पर टिकी हैं। कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव खेलेगी, इस बार किस सीट से उम्मीदवार कौन होगा, क्या कोई नया चेहरा चुनाव में दिखाई देगा, यह सवाल हर किसी के जहन में है। हरियाणा में राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों के लिए प्रत्याशी का चयन करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी के सामने नए और पुराने चेहरों को लेकर असमंजस की स्थिति है। अब की बार पुराने चेहरों पर ही दांव लगाए या उम्मीदवारों को मौका दे नए। बीजेपी के लिए यह सवाल किसी चुनौती से कम नहीं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बगावत का डर है। कांग्रेस को अंदेशा है कि कहीं टिकट बंटवारे से चुनाव में बगावत का दौर शुरू ना हो जाए। टिकट कटने से नाराज नेता यदि निर्दलीय मैदान में उतरते हैं या फिर किसी और पार्टी का रुख करते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस से अलग इनेलो जेजेपी की नजर बागियों पर टिकी है, यानी बीजेपी कांग्रेस से नाराज नेताओं को इनेलो जेजेपी अपनी ओर खींच सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की चुनावी चौसर का काउंटडाउन अंतिम चरण में है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का हाई लेवल मंथन जारी है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 90 की 90 सीट को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन हुआ, लेकिन मीटिंग का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में हुई, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि मीटिंग में कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में भाजपा इस बार नए चेहरों पर ज्यादा दांव खेलने जा रही है। इनमें राज्य के पुराने नेताओं के परिवारों के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व ने उस पे बैठ के सारी फीडबैक ली है कि कहां से क्या है। सारा 90 की 90 सीटों का उनको बताया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी थे। उन्होंने सारी फीडबैक ली है और फाइनल जो फैसला है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आज की सीईसी के बाद उम्मीद भी ये है, कह रहे हैं कि कल पहली सूची आ सकती है। किस तरह की उम्मीदें अब हरियाणा के चुनाव? नहीं, हरियाणा में हम जीतेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग का दौर भी अपने पूरे उफान पर है और लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार चुनाव में 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं से चुनाव में टिकट न देने का मन बना चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है कि सांसद कुमारी सैलजा चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी हैं। लेकिन प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की ओर से दिया गया बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उम्मीद है टेंटेटिवली इट कैन बी ऑन सेकंड। सर, क्या सांसदों को सेकंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सितंबर। सर, सांसदों को जो चुनाव ना लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी डेट, एनी टाइम, एनी एग्जिजेंसीज। सर, राहुल गांधी कोई भी तारीख के लिए हम तैयार हैं। कोई कम्युनिकेशन क्या और कम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। चुनावी बिसात 2024 के बीच साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर रही जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो इधर दशकों से सत्ता से दूर इनेलो बसपा के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन पर बनी हुई है, ताकि जिन नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस टिकट नहीं देती हैं, उनको टिकट देकर चुनाव में उतारा जाए, ताकि चुनाव में अपनी भागीदारी मजबूत दिखाई जा सके। बहरहाल चुनावी डगर के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन ये तो उम्मीदवार के नाम सामने आने के बाद ही तय होगा कि कौन सी पार्टी से कितनी बागी चुनावी मैदान में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर नजर बनाकर रखे हुए हैं दीपक, प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां पर, क्योंकि बाकी सारे ही बड़े कद के जो नेता थे वो पहुंच चुके थे।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जहां तक इस बैठक की बात करें तो अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें, उनके साथ चुनाव समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है, केंद्रीय चुनाव की समिति की ये बैठक, जहां कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, तमाम सदस्य मौजूद हैं। हरियाणा से भी बात करें तो प्रदेश भाजपा का पूरा कोर जो ग्रुप है वो इस बैठक के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। पूरा कोर ग्रुप जो है अभी फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बार फिर चर्चा चल रही है। हालांकि आज काफी लंबी चर्चा चली। अगर बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है उनके आवास पर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, बीएल संतोष भी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ एक लंबी बैठक चली। सुबह 11 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये बैठकें चली। विभिन्न तमाम सीटों को लेकर के चर्चा की गई, तमाम एक एक सीट को लेकर के बाकायदा चर्चा के बाद जो पैनल था वो लगभग तय है। लेकिन एक बार अब केंद्रीय चुनाव समिति में उस पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त भी अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके साथ अभी भी चुनाव समिति में तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। चर्चा है, लेकिन प्रमुख मुख्यतः चर्चा की बात करें वो तभी शुरुआत होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आना है। हालांकि 8 बजे का समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जैसा कि जानकारी मिली है कि अब कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद इस बैठक की एक प्रॉपर शुरुआत होगी। सभी 90 विधानसभा को लेकर के चर्चा की जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक प्रचार हुआ और आगे भी प्रचार होना है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जो चुनौती है वो उम्मीदवारों को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस की दीपक, बात अभी की जाए, अभी तक क्या लगातार उनका आपका आज भी अनुभव अगर क्या बात करें कहता है, आपके सूत्र क्या कहते हैं? अभी तक क्या लग रहा है कि बदलाव बड़े स्तर पर होगा या कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और इसी को लेकर अभी रूपरेखा तैयार की जा रही होगी, ताकि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाए तो फाइनल कॉल लेने के लिए जो भी चीजें तय की गई हैं केंद्र स्तर पर या फिर प्रदेश के नेताओं से बात करके वो फाइनल जो प्रेजेंटेशन है उनके सामने रखा जाए? देखिए, अगर बात करें तो बड़े स्तर पर बदलाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पर आपको भारतीय जनता पार्टी का भी बताऊं तो उसके अंदर कई राज्य मंत्री हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, जिनकी जगह नए चेहरे सामने आ रहे हैं। हालांकि वो तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में ही डटे हुए हैं। तमाम बड़े नेताओं से संपर्क करने का प्रयास है, लेकिन अभी तक अब बात करें, क्योंकि जो पैनल था वो बन चुका है, जो चर्चा थी वो हो चुकी है। कई मंत्रियों के नाम इसके अंदर कटे, उनकी जगह नए चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं। एक आपको अपडेट जरूर देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कि पैनल लगभग तैयार हो, जो हमारे पास जानकारी मिली है कि अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से जो इनके विधायक थे 41, उसमें से 24 के करीब ऐसे हैं जिनका टिकट है, बाकियों के बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कुछ राज्य मंत्री भी हैं जिनकी जगह अब नए चेहरे आएंगे। बाकायदा इसको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार है, पूरा पैनल तैयार कर लिया गया है। बस आज जब प्रधानमंत्री के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, क्योंकि उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी चर्चा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ चर्चा कर चुके हैं। उससे पहले आज सुबह भी जो भाजपा की छोटी टोली है उसकी चर्चा हुई, कल देर रात तक चर्चा हुई प्रभारियों की। उससे पहले अगर बात करें तो गुरुग्राम में लगातार प्रदेश भाजपा की चुनाव समितियों की बैठक रही थी। तो लगातार इन बैठकों के बाद अब मुख्य बैठक है, मुख्य बैठक जिसमें अंतिम मोहर यानी कि नामों पर मोहर लगनी है। नामों पर मोहर जो पैनल लगभग तैयार हो चुका है, जो आज दिन भर अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, बीएल संतोष ने कोर ग्रुप के साथ चर्चा करके बाकायदा जो पैनल तैयार किया था, वो पूरा पैनल जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। अभी भी एक वक्त अगर कहें तो इस वक्त भी चर्चा चल रही है, लेकिन प्रमुख चर्चा तभी होगी जब पूरी चुनाव समिति उसमें होगी। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और जैसा कि जानकारी मिली है कि वो अब क्योंकि अपने आवास से कुछ देर पहले निकले हैं और भाजपा के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद अब अगले कुछ मिनटों में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद इन तमाम नामों को, सबसे बड़ी नजर है, पूरे प्रदेश की भी नजर है कि आखिर इन 90 सीटों को लेकर के कितने चेहरे बदल रहे हैं। लगभग जो हमारे सूत्र जिस तरीके से बताया कि बड़ी संख्या में राज्य मंत्रियों के चेहरे भी बदले जा रहे हैं। कुछ ऐसे थे जिनके पिछली बार टिकट कट गए थे, उनको इस बार मौका देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। पैनल में उनके नाम रखे हुए हैं जिनको पिछली बार टिकट जिनके कटे थे, तो उनको इस बार पैनल में नाम जोड़ा गया। तो ये तमाम तैयारी तो कर ली गई, लेकिन जो पूरी मोहर की बात करें तो वो आज इस बैठक में लगेगी। इस बैठक के अंदर, क्योंकि अब से कुछ देर में शुरुआत हो रही है, यहाँ उन नामों पे मोहर लग जाएगी, जिसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ जाएगी। जो जानकारी है आज इस पर चर्चा के बाद कल सुबह 11 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची हरियाणा को लेकर के जारी कर दी जाएगी। हालांकि आज कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है कि 2 तारीख को कांग्रेस भी सीसी की बैठक कर रही है, उसके बाद 4 तारीख तक उम्मीदवारों का ऐलान होगा। पहली सूची की बात की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की
बैठक जो है कुछ ही देर में चर्चा शुरू हो जाएगी उन नामों पर प्रधानमंत्री के सामने, और उसके बाद कल सुबह 11 बजे के करीब पहली सूची भाजपा की। जी चलिए, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर आप रखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वो तस्वीर भी आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सवाल इसी बात का है कि बीजेपी बड़े बदलाव कर सकती है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, जिस कैंडिडेट को मैदान में उतार देंगे वही जीतेगा, क्योंकि जनता बदलाव की बात करती है और जनता की ये चाहत है। जो बाकी दल है, गठबंधन के साथी हो या अकेले लड़ रहे हो, उनकी भी निगाह है कि टिकट बंटवारा जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस का हो, उसके बाद शायद वो उम्मीद पाले बैठे हैं कि नाराजगी होगी, बगावत होगी और उसके बाद कुछ कैंडिडेट वहां से भी आएंगे और बहुत सारे नाम जो उनके अपने हैं उस पर भी वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, सहमति बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र नेहरा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। नीरज गुप्ता है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। रजवंत डाइनवाल है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। विजेंद्र नेहरा साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। आपको अभी हमने अपडेट भी दिया कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, मंथन का दौर फाइनल उसमें जाएगा। आप खुद इस बात से सहमत हैं क्या कि हां बदलाव करने की जरूरत है, वरना जनता भी बदलाव कर देगी? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में होने वाली है। अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी बैठक और उसमें हरियाणा को लेकर के जो चिंतन है वो होगा, मंथन होगा। मैं रोक रहा हूं नीरज साहब, मैं आपको रोक रहा हूं जी। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू करिए नीरज साहब। देखिए अतुल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, उस बैठक के अंदर हरियाणा को लेकर के जो हमारे प्रत्याशियों का चयन होना है उसके ऊपर पार्टी बैठ करके फैसला करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो सूचियां बाहर निकल के जब आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसे प्रत्याशियों को अधिकतर मौका मिलेगा जो पढ़े लिखे भी हैं, जो युवा हैं, जो ऊर्जावान हैं, जिनके अंदर समाज के अंदर, देश के अंदर कुछ करने का जज्बा है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं से वोटिंग करा करके अपने प्रत्याशियों का चयन करती है। अभी लगभग 15 दिन पहले हर विधानसभा के अंदर, जिला कार्यालयों के अंदर बाकायदा कार्यकर्ताओं से वोटिंग कराई है, उसकी सूचियां बनी है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनकी साफ छवि है और जो जीतने की क्षमता रखते हैं, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी कैडर के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हैं, जो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ में खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। इसके साथ साथ जो बाकी दल हैं उनमें आप देखिए किस तरह से उनमें आपस में फूट है, उनमें धड़े बटे हुए हैं, चारों तरफ ग्रुपिंगबाजी हो रही है, एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने बताया, जो एक भ्रम अतुल जी कांग्रेस पार्टी फैलाने की प्रयास करती है कि भाई जाट समाज का उतना सहयोग भाजपा को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। मैं कहता हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जाट समाज का लोकसभा के अंदर भी 36 बिरादरी का जिस तरह से हमें सहयोग मिलता है, जाट समाज का भी मिला है। और जैसे बाकी बिरादरियां हमें आशीर्वाद और प्यार दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, जाट समाज का भी भरपूर सहयोग रहता है। लोकसभा में भी रहा, आगे भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को अतुल जी साथ लेकर के चलती है। आज देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से आते हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी जाट समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से जो 2 उम्मीदवार यहाँ से जो हमने बना के जिनको भेजा है, चाहे किरण चौधरी जी हो, चाहे श्री सुभाष बराला जी हो, जाट समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, लंबे समय तक यहाँ प्रदेशों के अध्यक्ष जाट समाज से रखे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी, जिनको पूजा जाता है किसान वर्ग में, हर वर्ग में, उनको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे महापुरुष हैं जाट समाज के, जैसे बाकी समाज के महापुरुषों का किया है, जयंती मनानी शुरू की है। भगत धन्ना जाट की जयंती आज से पहले कभी नहीं मनी, पहली बार हरियाणा सरकार ने भगत धन्ना जाट की जयंती मनाई, महापुरुषों के स्मृति चिन्ह लगाने का काम किया, उनके प्रतीकों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो समाज के हर वर्ग का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चाहे बाबा साहब भीमराव नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि समाज के हर वर्ग का साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के साथ होता है, लेकिन फिर भी बदलाव की जरूरत तो महसूस की ना नेहरा साहब आपने। अब उसको आप कैसे भी जस्टिफाई करिए खुद अंदर से। अब कितना बड़ा बदलाव होगा ये तो आपको जानकारी मिलेगी, आप बताएंगे, हमें मिलेगी तो हम तुरंत बताएंगे। बदलाव के संकेत तो मिल रहे हैं,
नीरज गुप्ता जी, देखिए, बीजेपी के अतुल जी, मैं बैठक चल रही है। कंप्लीट कर लूं? हाँ बोलिए कंप्लीट कर लूं? बोलिए बोलिए। देखिए अतुल जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो युवा हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनको मौका देगी, पार्टी कैडर के लोगों को। और एक बड़ी गंभीर बात आपको कहना चाहता हूं, जब बाकी दल के अंदर जो टिकट लेने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी बनने के लिए अटैची लेकर के घूमते हैं, भ्रष्टाचार पैसे का खुलेआम बोली लगती है टुकटुक की, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के बेटे को अपनी टिकट देकर के मैदान में उतारती है। इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, देश में तीसरी बार सरकार बनी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता की मेहनत से तीसरी बार सरकार बनेगी। ये आप देखिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम देखेंगे। चलिए, बिल्कुल मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन हम देखेंगे, क्योंकि दावे उसके पहले सारी पार्टियों के प्रवक्ता और नेता करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी भी है। नीरज गुप्ता जी, भाई उनकी बैठक चल रही है, वो फाइनल करेंगे और बहुत संभव आज देर रात नहीं तो कल तक उनकी लिस्ट आ जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की आपकी भी बैठक चल रही है और कई सीटों पर नाम तय भी हो गए हैं, जैसा दीपक बावरिया ने कहा। लगता है आपको कि हां, दोनों ही राष्ट्रीय दल के जो सूची है वो आसपास आ जाएगी? इस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, या लोकसभा की तरह आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पहले बीजेपी उतार दे, उसके बाद ही हम समझ के कुछ करें, क्योंकि आवेदन भी आपके यहां बहुत ज्यादा है? देखिए, एक हमारी हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कल हुई और एक आज हुई। अधिकतर नामों पे चिंतन और मंथन हो चुका है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं कि जब बीजेपी वाले को वेट करेंगे जब उनकी लिस्ट आएगी तब हम अपनी लिस्ट निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिन पे मंथन हो चुका है या होगा, उनमें कोई कमी रहेगी। हमारा एक साफ संदेश है, जिताऊ और टिकाऊ को टिकट दी जाएगी। कोई ये नहीं देखा जाएगा किसी सिफारिश से उसको किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। उनका सर्वे करा लिया गया, चाहे सर्वे वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेवल पे हो, चाहे हमारे प्रभारी जी के लेवल पे हो, चाहे वो एआईसीसी के लेवल पे हो, उनकी रिपोर्ट जा चुकी है। एक हमने और तय किया है कि 2 बार लगातार हार चुके या उनकी जमानत जब्त होगी, उनके लिए साफ संदेश है, उनको तो टिकट मिलेगा, क्वेश्चन ही नहीं। जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई, अगर वो सर्वे में इनकी रिपोर्ट ओके आई है और पब्लिक में उनका छवि है, कोई दाग नहीं है, तो उनको टिकट देने पे विचार किया जाएगा। उनकी भी टिकट कोई पक्की नहीं है। और दूसरा, हमारी मीटिंग में साफ संदेश हो चुका है, किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है तो उसके लिए वो हाईकमान से आदेश लेगा, ये साफ क्लियर हो चुका है। देखिए, रही दूसरी बात, पिछली बार जब हमारी एमपी का इलेक्शन था तो बीजेपी वाले कहते थे इन पर लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, इनकी लिस्ट पता नहीं कब आएगी। देखिए, हमारी 15 दिन पहले लिस्ट आई और जनता ने हमें 5 सीटों पर आशीर्वाद दिया और ये कहते थे इनका खाता नहीं खुलेगा, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। उल्टा ये कहते थे चंडीगढ़ की सीट भी जीतेंगे, अगर चंडीगढ़ को मिला तो हमारे साथ 6 सीटें आएगी। तब से सिनेरियो हरियाणा में साफ हो चुका है, भाई लोकसभा में हाफ, बीजेपी साफ। और आप देखना, 4 अक्टूबर बीजेपी सत्ता से बाहर आए, चाहे कुछ भी कर ले, इनके मुख्यमंत्री से लेके पूर्व प्रदेशक सबको हार का सामना देखना पड़ेगा। उससे कारण है ना, इन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया, हर वर्ग को लाठी से मारा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे डॉक्टर हो और किसान। किसानों को तो 750 किसान को मार दिया, वो ऑन रिकॉर्ड बात है, इसमें कहने कोई बात नहीं। मेरे बीजेपी पर साथी पद है और पूरा देश जानता है। और इनकी जो कंगना रिकॉर्ड एमपी हैं, उन्हें कितना भद्दा मजाक दिया, वो किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक करती रहती हैं, उनको आदत है, पहले भी कर चुकी है और दोबारा किया। ये सिर्फ प्लानिंग के तहत बीजेपी के 5-4 एमपी ऐसे बिगड़ेल जिन्हें मोदी जी का या अमित शाह का आशीर्वाद है कि आप बोलते रहो, कुछ ही बोलते रहो, बाद में हम संभाल लेंगे। एक लेटर जारी कर दिया कि भाई बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन इससे इनकी किसानों के प्रति मानसिकता का पता चलता है। किसान, हरियाणा के किसान, पूरे देश के किसान कभी माफ नहीं करेंगे बीजेपी को। आप देख लेना, 4 अक्टूबर निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर होंगे। बिल्कुल सही बात है, 4 अक्टूबर को आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 4 अक्टूबर को ही देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने कही वो कही, और ये तस्वीर हम आपको दिखाएं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अपने दर्शकों को हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये काफिला आप देखिए। प्रधानमंत्री इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर अब मंथन का दौर जो पहले से चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी में फाइनल मुहर लगेगी। वो फैसला होगा कि किन नामों पर सहमति है। ये सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचा हुआ है और बीजेपी मुख्यालय में मंथन का दौर शुरू होगा। राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री, ये 2 लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। बाकी सभी जो प्रमुख नेता हैं केंद्र स्तर के या फिर हरियाणा प्रदेश के, वो सभी वहां पर मौजूद हैं। चुनाव समिति की बैठक, और उस बैठक में फाइनल नामों पर मुहर लगाई जा रही है। उसकी रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई और जैसा मेरे सहयोगी दीपक ने जानकारी भी दी थी कि बड़े स्तर पर बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव किया गया था और उसका लाभ यह हुआ कि कम से कम जो नुकसान बड़ा था वो आधा आधा रह गया।
कांग्रेस को भले फायदा हो गया, लेकिन बीजेपी का नुकसान आधा रहा। अब यहां पर विधानसभा में 90 सीटों के लिए जब मंथन चल रहा, वहां पर कई ऐसे नाम हैं जिन पर सहमति नहीं बनी या फिर कुछ नाराजगी उन क्षेत्रों में रही होगी। उन चीजों को समझने, परखने और कार्यकर्ताओं से, पन्ना प्रमुखों से पूरे इनपुट्स लेने के बाद जेपी नड्डा फाइनल रिपोर्ट वहां पर देंगे, प्रधानमंत्री उस पर विचार करेंगे और वहां से फिर इसको आगे के लिए तय कर दिया जाएगा कि इन नामों पर आप अपनी सहमति रख चुके हैं और इस पर अब आगे बढ़ना है। सारी पार्टी, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी एकजुट होकर चुनाव में चले जाए। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा है, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और अब इस वक्त अंदर चले गए बीजेपी मुख्यालय में। वहां पर सारे नेता वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव समिति की इस बैठक में आगे फाइनल मुहर किन नामों पर लगेगी, उसका इंतजार हमें भी रहेगा। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सवाल जो बहुत सारे थे बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, कुछ तस्वीरें वहां पर साफ हुई हैं, लेकिन डाइनवाल साहब, आप लोगों के लिए स्थिति क्या है? देखिए, सभी पार्टियों के लिए स्वाभाविक है, सोचने का काम है और सोच समझ के टिकट देने का काम करेंगे क्योंकि विपक्ष में है। लेकिन जो पार्टी ज्यादा उछल कूद कर रही हो, ये कह सकते हैं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो अपने ये कह रही है कि भाई तीसरी बार हम आ जाएंगे, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो आए बैठे हैं सत्ता में। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो अब तक तो ये टिकट डिक्लेयर कर देते। इनकी बैठकों के दौर जारी है, एक बैठक में कोई लिस्ट बनती है, दूसरे में उस पर मंथन किया जाता है, तीसरे में फिर किया जाता है। ये कहते हैं कि हम छलनी लगाए जा रहे हैं। अब वो छलनी में क्या कुछ निकल के आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये चीज जरूर है कि छलनी भले ही कुछ लगाओ ना लगाओ, लेकिन इनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका जो हाल चल रहा है वो फूट की स्थिति जरूर नजर आ रही है। एक दूसरे से नाराज भी नजर आ रहे हैं। वो नाराज इसी है कि किसी के भी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया जाता है तो वो नाराज हो रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, वो केवल और केवल पोस्टरों में नजर आते थे। अब धरातल पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता नजर आ रहा कि बोलो मेरे को टिकट, सब ये कह रहे हैं कि बोलो मेरे को टिकट मिलेगी। लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि किसी को भी टिकट के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे मिली तो बोला मैं आगे आऊंगा, अदरवाइज बोला मैं अपने घर पे बैठूंगा आराम से, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसका मतलब क्या है कि वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी टिकट के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। यही कांग्रेस की हालत ये है कि वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। यही हालात बीजेपी की। तो भारतीय जनता पार्टी के हालात ये है कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो पहले जो मंत्री रहे थे, जो विधायक रहे थे, उनकी रिपोर्ट नीलबटा सन्नाटा आ रही है। अब इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, जब जैसे हम गांव में जा रहे हैं तो गांव में जो हमें रिपोर्ट मिल रही है तो जनता को एक विकल्प के रूप में एक नया गठबंधन मिला है, इनेलो और बसपा गठबंधन। वो यही तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो हम जनता को दो नए गठबंधन के विकल्प मिले हैं। डाइनवाल साहब, आपने बीजेपी का बता दिया, आपने कांग्रेस का बता दिया, उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी बता दिया, इनेलो का भी कुछ बता दीजिए। आपके यहाँ किस आदमी ने कह दिया कि मेरी टिकट पक्की है, उनके यहां देर हो रही है, इस वजह से आपके लिए परेशानी क्यों बढ़ रही है? आप कहिए कि भाई उनकी देरी से हमें क्या लेने देना, हमारा ये तारीख है, हमने तय कर लिया, उस तारीख को हम टिकट देंगे। नहीं, मैं वो अतुल जी, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब इनेलो बसपा गठबंधन में तीसरे गठबंधन की भी दूसरे गठबंधन की बता दूंगा। इनेलो बसपा गठबंधन की जो बात आ रही है वो जनता विकल्प के रूप में इसलिए देख रही है कि वो गठबंधन जनता की सोच के बना है। किसान का, मेरे मजदूर वर्ग के लिए जो गठबंधन बना है उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लिए कि जनता का भला कैसे किया जाए, वो उस वजह से वो गठबंधन बना है। ऐसे नहीं है कि जो लोग वैसे तो पहले चर्चा ये कर रहे थे, बोला हम 90 की 90 पे चुनाव लड़ेंगे, और अब उनकी डाइनवाल साहब, अब ये तो ज्यादा हो गया ना। अब जेजेपी का गठबंधन क्या मंगल ग्रह पर जाने के लिए बना है? वो भी जनता के सरोकारों के लिए बना है। नहीं, जनता के लिए नहीं बना। जेजेपी की और आजाद समाज पार्टी की मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा अतुल जी की जननायक जनता पार्टी सत्ता में रही है और जनता ने उसको देख लिया, और जनता ने देखा भी कैसे है, क्योंकि नई उसकी जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट मचाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, अब वो जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर रही। जनता उनकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनकी बैठकों में 10-10, 20-20, 50-50 आदमी अगर आते हैं, वो उनके खुद के ही वही व्यक्ति है जो उनको साथ लेकर चलते हैं। गाँव में उनको लोग सुनने को लिए भी तैयार नहीं है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती है कि जनता के पास जाते हैं तो वो उनसे जवाब मांगती है, जो बार बार की पिछले नहीं, तो जनता का अधिकार है जवाब मांगना भाई, क्यों नहीं मांगेगी? आपसे भी मांगेगी, उनसे भी मांगेगी, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आप अपने गठबंधन को विकल्प के तौर पर और जनता के विचारों का गठबंधन बता रहे हैं। जिस पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है यूपी में, इतिहास उनका पता है आपको,
उन्होंने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया, कहा 2.5 साल बनेंगे मुख्यमंत्री, अपना 2.5 साल पूरा करके फिर सरकार कहां गई। तो सत्ता पाने के लिए ही गठबंधन होते हैं और चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश है जो किसान मजदूर कमेरे की बात करता है, इंडियन नेशनल पार्टी चौधरी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है डाइनवाल साहब। आपका गठबंधन अगर जनता की सेवा और विचारों के साथ सहमति के साथ बना है तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपका अधिकार भी, आपकी पार्टी का अधिकार है, आप गठबंधन करें, आपका अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे के गठबंधन को भी ना नकारें। आऊंगा विवेक चौधरी से एक सवाल ले लूं, विवेक चौधरी से एक सवाल ले लूं। अच्छा बोलिए मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूं कि किसान और कमेरे, क्योंकि ज्यादातर हरियाणा और किसान कमेरे पर उससे संबंधित है और उनको ये पता है कि दोनों पार्टी किसान और कमेरे की हक हकूक की बात करते हैं, तो उनको इस वजह से विश्वास बढ़ा है कि ये विकल्प हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए उनको विकल्प के रूप में हमें मिले। ठीक है विवेक चौधरी भाई, डाइनवाल साहब मानने को तैयार नहीं है कि आपका जो गठबंधन है वो हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए बना है। कहां के लिए बना है भाई गठबंधन, ये पहले तो ये क्लियर करिए आप, फिर मैं आगे सवाल पूछूं। विवेक भाई। डाइनवाल साहब की मजबूरी को मैं अतुल जी समझ सकता हूं कि आज इनकी मजबूरी है, इनको ये कुछ कहना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें खुद भरोसा नहीं कि इनका गठबंधन कब तक चलेगा या कब ट्वीट आ जाए कि हम गठबंधन समाप्त करते हैं, तो इसलिए इनकी मजबूरी है। आज इनको घबराहट भी है तमाम पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे डाइनवाल साहब वाली पार्टी हो, तमाम पार्टियों को आज घबराहट है कि दो युवा एक साथ चल पड़े हैं और वो दो युवा जो किसान कमेरे की बात करने वाले युवा, जो किसान कमेरे की आवाज उठाने वाले युवा, वो युवा आज चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े हैं और गांव से, शहर से, गलियों से, मोहल्लों से होते हुए वो चंडीगढ़ का रास्ता मापने का काम करेंगे और चंडीगढ़ में जाके 4 अक्टूबर को सरकार बनाने का काम करेंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, सबकी जुबान पे एक नाम जरूर आता है, जेजेपी और दुष्यंत चौटाला। जब इनको ये है कि हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारे तो कोई लोग ही नहीं आ रहे बैठकों में, तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? 4 तारीख को सब कुछ सामने नहीं आ जाएगा? 4 तारीख को सब पता लग जाएगा किसके पास कितने दाने। आज तो एक बात कही जाती है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लो, चाहे बीजेपी वालों से पूछ लो, आज बात बारी बारी एक कही जाती है, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। अरे मुख्यमंत्री का चेहरा तो अनाउंस कर दो, बाद में बना लेना सरकार। आज हर कोई, जब से हमारा बीजेपी ने तो अनाउंस कर रखा है, बीजेपी ने तो अनाउंस कर रखा है, हमने अनाउंस कर रखा है। कांग्रेस की बात। अच्छा कांग्रेस नहीं, वो बाबरिया साहब कह रहे हैं कि छिपा के रखा है, अभी नहीं बताएंगे। नहीं, आज मैं एक ही बात कह रहा हूँ अतुल भाई, आज जब से हमारा गठबंधन हुआ है सभी के अंदर एक चीज जाग गई, दलित प्रेम। आज कांग्रेस वालों से अगर मैं कहूं कि कुमारी शैलजा क्या दलित नहीं है, उदय भान क्या दलित नहीं है, फूलचंद मुलाना दलित नहीं थे, अशोक तंवर दलित नहीं थे, ये आपके तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपने बना तो दिए, उनको संगठन क्यों नहीं बनाने दिया? आज कुमारी शैलजा को किस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय कुरुक्षेत्र में एक जनसभा करते हैं कि दलितों को बहुत हम साथ लेके चले हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, दलितों के साथ हमें बहुत प्यार है। जनाब 2 अप्रैल 2018 भूल गए क्या? या पिछले दिनों जो भारत बंद हुआ उसे भूल गए क्या? आज चुनाव के समय पे आपको दलित प्रेम जागा है? या जब जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हो गया, 2 युवा जब एक साथ आ गए, तब आपका दलित प्रेम जागा है? हम तो एक चीज जानते हैं अतुल भाई, युवाओं की सरकार बनाने का काम ये गठबंधन करेगा और युवा सरकार में जब बैठेंगे तो हरियाणा प्रदेश के हितों की बात करने का काम करेंगे। आज अभी मैं न्यूज पे बैठने से पहले देख रहा था, ईडी ने कार्रवाई आज फिर कर दी, हुड्डा साहब फिर अपने मन मुताबिक चलेंगे, जैसे बीजेपी चलाती है वैसे चलेंगे। आज हम तो ये देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों को जनता देख चुकी है। कांग्रेस ने पिछले 10 साल में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं कर दिया कि वो बीजेपी की जगह दोबारा से आ जाएगी, और बीजेपी ने जो 10 साल में किया वो सबने देखा। कांग्रेस उससे पहले 10 साल थी, लोगों ने तंग होकर बीजेपी को लाने का काम किया। बीजेपी ने 10 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया चौधरी साहब।
क्या कह रहे हैं अतुल जी? मैं कह रहा हूं पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, जो चीज आप कहना चाह रहे हैं 4.5 साल सरकार में क्यों थे फिर? मेरे पास उस सवाल का पहले जवाब है अतुल जी। अगर जो बात आप कहना चाह रहे हैं उस बात का भी जवाब है। तो ये कैसे हो सकता है? उस बात का भी जवाब आपके पास, मुझे पता है हर बात का जवाब होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सरकार में आप भी थे, सरकार ने अच्छा काम किया जब तक आप थे, लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, ये कैसे संभव? अतुल भाई, सरकार में रहते हुए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक ही बात कही थी, जब तक एमएसपी तब तक गठबंधन। सरकार में रहते हुए दुष्यंत जी ने यह बात कही थी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेल है अपने काम में। सरकार में रहते हुए दुष्यंत जी ने जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया। सरकार में रहते हुए 48 और 72 घंटे में डायरेक्ट खाते में पेमेंट किसान के पहुंचाने का काम किया। सरकार से निकले जुम्मा 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीने तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं पहुंची। आड़तियों के खाते में 3-3 महीने तक उनकी हालत नहीं पहुंची। आप बात कर रहे हैं कि सरकार में रहते हुए हमने क्या नहीं किया या क्या किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने क्या किया, मैंने कहा कि अगर किया है तो फिर दोनों ने किया होगा ना। अतुल भाई, एक चीज का जवाब दे दीजिए, छोटी सी चीज का। क्या जो महकमे दुष्यंत जी के पास थे सिर्फ उसी में घोटाले हुए? मुझे क्या पता, घोटाले तो हुए नहीं, आप लोग कहते हैं घोटाले ही नहीं हुए। मैं इसका जवाब क्यों दूं? मैंने कोई आरोप लगाया था क्या? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं अतुल जी, मैं जवाब देता हूं पहले। अच्छा, एक मिनट नेरा साहब, एक मिनट चौधरी साहब, आपने एक सवाल मेरे से पूछा, उसका जवाब बाकी लोग देंगे, बाकी अपनी अपनी पार्टी। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो कंप्लीट कर दूं मैं उसी में जोड़ रहा हूं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। अच्छा, बोलिए जल्दी बोलिए। दुष्यंत जी को सिर्फ बदनाम करने का काम किया। जो चोर बाजारी पिछले समय से चली आ रही थी उसके ऊपर अगर फुल स्टॉप लगाने का काम किया, उस लीकेज को बंद करने का किसी ने काम किया तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और जिसको इन्होंने घोटाले का नाम देने का काम किया, अगर ये कहते हैं घोटाला तो फैक्ट मांगे गए, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं था। पिछले दिनों नारायण सिंह सैनी जी ताजे मुख्यमंत्री बने तो कहते थे जांच कराएंगे। 74 दिन रह लिए, क्यों नहीं जांच कराई? किसने रोका था? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन चौधरी साहब, एक छोटा सा सुन लीजिए, ऐसे नहीं, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, बहुत छोटा सा जवाब उसका चाहूंगा। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या जो दुष्यंत चौटाला के पास मामले थे महकमे, क्या सिर्फ उनमें ही घोटाले हुए? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि उनमें भी हुए और में भी हुए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने बता दिया उस चीज को। अतुल भाई, मैंने बता दिया, जो लीकेज पिछले समय से चल रही थी उसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम किया। अच्छा, कहीं मतलब घोटाला नहीं हुआ, आप ये कह रहे थे कि कहीं घोटाला नहीं हुआ, ना उनके महकमे में किसी और के महकमे। जवाब ले लेता हूं विजेंद्र नेहरा। भाई, कांग्रेस ने 10 साल कोई काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस आने के लिए हकदार नहीं है, ये चौधरी साहब का कहना है। बीजेपी ने भी 10 साल में कोई काम नहीं किया, इनका 4.5 साल का छोड़ के। देखिए अतुल जी, 4.5 साल तो ये शामिल रहे हैं सरकार में। अगर ये कहते हैं कि भाजपा ने 10 साल काम नहीं किया तो कैसा जमीर होगा उन लोगों का जिनको ये पता था काम नहीं हो रहा, फिर भी वो किस लालच में चिपके रहे, वो उनको उसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, इनकी पार्टी के विधायकों ने खुद दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर आरोप लगाए और जो भी शिकायतें सरकार के पास में आई वो दुष्यंत चौटाला जी के पास में जो विभाग थे उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आई। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा अतुल जी, ये सरकार से अलग गए नहीं है, हमने अलग इनको किया है, मजबूरी में करना पड़ा है, ये गए नहीं है अलग। तो कोई भी बात अगर इस तरह की करते हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि आप तो सत्ता की लोलुपता में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आपकी दिन रात शिकायतें हमारे पास थी, जो विभाग आपके पास थे, उनमें जब गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे तो हमने आपको सत्ता से रख दिया, आप गए नहीं है, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का परिणाम इन्होंने देखा अतुल जी, इनका 0.5% वोट आया है लोकसभा में। ये पार्टी दम भरती है। आज इस पार्टी के अंदर, जेजेपी पार्टी के अंदर भगदड़ का माहौल है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका नेता छोड़ के भाग रहे हैं, भगदड़ का माहौल है और 0.5% इनको लोकसभा चुनाव में वोटिंग मिली है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, विधानसभा चुनाव में इनको जनता इनकी जगह दिखा देगी कि इनका स्थान कहां पे है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी का आज हरियाणा प्रदेश का जो युवा है वो खुल के विरोध कर रहा है। आपने कल भी देखा, आज भी देखा, हुड्डा साहब के घर का भी घेराव किया, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, क्योंकि भर्ती रोको गैंग जो कांग्रेस पार्टी में है, जिस तरह से
इन्होंने भर्तियों में जो उनके परिणाम थे उनको रुकवाने का काम किया है इस समय, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि जो भी आज लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी 10 साल में हमारी सरकार ने ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत से अतुल जी देने का काम किया। लगभग 40,000 भर्ती प्रक्रिया जो चली हुई है उसको हम परिणाम घोषित करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ने उसको रुकवाने का काम किया। इसलिए हरियाणा के युवा ने इनका विरोध किया है, चुनाव में इनको सबक सिखाएगा। और हुड्डा साहब ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसके परिणाम लगातार आज भी सामने आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है हुड्डा साहब की, और यह संपत्ति गुड़गांव और दिल्ली के लगते हुए 20 गांवों के अंदर इनकी संपत्ति थी। भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए हैं और आने वाले चुनाव के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के लिए कहा है कि सरकार हमारी बनेगी जनता के आशीर्वाद से, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रहेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और तमाम जो नेता हैं वो एससी समाज का बहुत उनको सम्मान देने की बात करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग और पाखंड करते हैं। सही मायने में एससी समाज के अगर ये भला चाहते हैं तो कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं करते? और आज भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से क्यों डर रही है? आपके दिल में क्या डर है, क्यों डर लगता है आपको? आप हुड्डा साहब की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। इन्होंने जब जब हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया अतुल जी, इनको बुरी हार देखने को मिली है, इसीलिए हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना नहीं चाहते। दलितों के ये विरोधी हैं। इन्होंने अशोक तंवर जी का दलित जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको टीम नहीं बनाने दी, उनका लाठियों से सर फोड़ दिया। कुमारी शैलजा को टीम नहीं बनाने दी, उनको राज्यसभा नहीं जाने दिया। ये पूरी तरह से दलितों के विरोधी हैं। इन्होंने कर्नाटक के अंदर ओबीसी आरक्षण, दलित आरक्षण में से 8% मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में अतुल जी 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, चाहे वो जाट समाज है, अन्य समाज है, एससी समाज है, हर वर्ग को पूरा सम्मान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसी का परिणाम है कि देश के इतिहास में ये दूसरा ही ऐसा मौका है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है और हरियाणा का इतिहास बदलेगा। यहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से ठीक बात है। 4 तारीख को इतिहास बदलेंगे तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन नेहरा साहब, सवाल इस बात का था ना, उसके बाद मैं नीरज गुप्ता के पास जाऊंगा। सवाल इस बात का था कि आपने कहा कि चौधरी साहब को सत्ता की लोलुपता थी इसलिए 4.5 साल रहे, लेकिन उनकी लोलुपता से आपको क्या लेना देना था? आपके पास शिकायत थी, आप उनको पहले अलग कर देते तो लगता है कि हाँ आपने शिकायतों को सही समय पर सुना। अतुल जी आज भी उनके खिलाफ जांच आज भी चली हुई है और जब हमारे पास में उनकी शिकायत है, देखिए अतुल जी सुनिए, इंतजार करिए, जांच चल रही है। अतुल जी सुनिए, समझ गए, समझ गए, जो इतना ही जानना था कि शिकायत पर क्या हुआ। आपने कह दिया जांच चल रही है, मैंने मान लिया। जब हमें उनकी शिकायत मिली और जब हमें उनकी शिकायत मिली हमने उनको अलग किया और 4.5 साल लग गए। जहां वो जाना चाहिए वहां जाएंगे। नीरज गुप्ता भाई, आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं और सबसे बड़ा सवाल वहीं से खड़ा हो गया कि आवेदन इतने सारे, लेकिन एक आवेदन शैलजा जी का भी था, उनको आपने कह दिया ऊपर जाइए आवेदन करिए आला कमान से, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं इनकी दोनों की बात को जवाब देना चाहूंगा, अगर 5-10 सेकंड मुझे दिए जाएं। हाँ बोलिए। आज एक बात तो साबित हो गई कि बीजेपी ने अपने 10 साल के शासन में जो काम गिनवाए और जो जसपा के प्रवक्ता साथी बोल रहे चौधरी साहब, तो उन्होंने सही बात बोली कि 4.5 साल हमने काम किया। आज ये बात होगी, जो बीजेपी 10 साल का क्रेडिट लेती है उसमें 4.5 साल का क्रेडिट जसपा के भी है। और ये इतना इल्जाम लगा दिया जसपा के साथी पे, जसपा सरकार पे, कि जब हमारे साथ थे। अरे भैया, आपको अगर सत्ता का इतना लालच नहीं था आप छोड़ देते। आप हुड्डा साहब पर इल्जाम लगा रहे हो कांग्रेस पर कि वो सत्ता की लालची है, आपने क्यों नहीं निकाला उनको? अगर आपको कोई दिक्कत थी, आपको ब्लैकमेलिंग कर दी, सही काम नहीं कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं निकाला? शराब घोटाला, नगर निगम घोटाला, सहकारिता घोटाला, पेपर लीक घोटाला, ये बताइए डिपार्टमेंट किसके पास थे? बीजेपी के पास थे या जसपा के पास थे? अभी क्लियर हो जाएगा। बीजेपी के पास थे। बीजेपी के पास थे। तो भाई बीजेपी प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा, तो आपने इन घोटालों पे आज तक क्या किया? फरियाद का नगर निगम घोटाला, 200 करोड़ का घोटाला, संसार का ऐसा घोटाला है जिससे बिना काम के पेमेंट हो गई भाई साहब। और हरियाणा के हर एक शहर में अतुल भाई आपकी जानकारी के लिए बात हो रहा है। अतुल जी एक बात हो रहा है, आज तक बीजेपी प्रवक्ता, एक मिनट, आज तक बीजेपी प्रवक्ता हर चैनल पे कहते हैं किसानों के खाते में पेमेंट हम सीधा भेजते हैं, लेकिन आज एक बात क्लियर हो गई, वो सिर्फ जसपा की देन थी। तो बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं। रही सम्मान की बात, बीजेपी कहती है हमने हर वक्त का सम्मान किया। भाई सम्मान तो आपने अच्छा किया, लाठियां मार के सम्मान किया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया, वो गांव के लोग लाठी लेके खड़े हैं, आपको गांव में जाने की अनुमति नहीं है। और रही
आप अपनी पार्टी पे ध्यान नीरज दीजिए। नीरज जी देखिए, लाठियों के इतिहास पे जाएंगे ना तो लाठियों का इतिहास सर पर पड़ने का बहुत लोगों का है, उसमें देखिए, आपका भी मैं नाम किसी आएगा, पर रखा है। आपकी मैं पार्टी भी आ बात- जाएगी। आप मेरा आप जो आपकी मूल बात प्रश्न को था मैं जाते उस पर रहो। लौटता हूं। आप सारे मैं आपकी मुद्दे बात को गिनाइए, जाते वो रहो। गांव में जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, वो सारी चीजें आप बताइए। बात मेरा सही, मूल बात प्रश्न सही। ये था, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 80 के उनके अपने यहाँ आप को इतना वो कह रहे जजपा हैं। ने काम किया, बीजेपी ने नहीं किया सरकार में, ऐसा संभव नहीं है। सरकार में थे तो फिर दोनों को क्रेडिट मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि जब हरियाणा में कुछ अच्छा होता है कांग्रेस में तो आप कह देते हैं कि हुड्डा साहब ने किया है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बाकी लोगों ने बगावत कर दी। नहीं, जब हुड्डा साहब ने किया है तो शैलजा जी ने भी किया होगा मेहनत, रणदीप देखिए, सुरजेवाला ने भी इन्होंने किया होगा। ये बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की। बड़ा खुश हूं भाई, इनको हमारी कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता है। एक एक बात पे नजर है इनकी, शैलजा मैडम पे नजर है, हुड्डा साहब पे नजर है और नेताओं पे नजर है। मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा, अशोक तंवर जी के बारे में इन्होंने बोला SC/ST दिमाग से आते हैं, हमने उनको बहुत सम्मान दिया। अगर भैया आपने सम्मान देना उनको CM घोषित कर दो, क्यों नहीं घोषित करते? कुलदीप बिश्नोई भी तो है जो हमारी पार्टी से आए हैं, उनको CM घोषित कर दो। अगर आप वाकई में इतना सम्मान देना चाहते हैं तो घोषित कर दो, कौन मना कर रहा है आपने? और OBC भी आपने बनाया सिर्फ इलेक्शन थे 2-3-4-5 महीने पहले, इतने साल में क्यों नहीं बनाया? आपकी सत्ता तो 2019 में खिसक चुकी थी जब 70 पार का नारा दिया था, आप 40 में सिमट गए। ध्यान रखिए, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है कि अहंकार है कि आपकी सरकार बनेगी। ये जनता सुबह, ये जनता है, हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जब बार बार जोते हैं कांग्रेस ने झूठ बोल के 5 सीटें ले ली, वो ले ली, देखिए जनता तय करेगी किसने झूठ बोला किसने सच बोला। और आपको 4 अक्टूबर को जनता बाहर करेगी, ये मैं 100% कैमरे में बोल के जा रहा हूँ। सरकार नहीं, 100% की बात सिर्फ जो है डाइनवाल साहब की पार्टी करती है। नहीं 100% की बात देखिए डाइनवाल साहब की पार्टी उनके नेता करते हैं, 100% बात वही करते हैं। 4 अक्टूबर बीजेपी सत्ता से बाहर। और रही इनेलो की बात, इनेलो के बारे में बोलता हूँ, भैया आपका कांटा तो पोते ने निकाल दिया, भैया आप हमारी पार्टी पे ध्यान कम दो। आपका कांटा तो चाचा और दादा का कांटा तो पोता निकाल के चला गया, आपकी पार्टी में कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आपको खत्म सिंह पार्टी हो और जिसका बिल्कुल आधार नहीं है। डाइनवाल साहब जवाब दीजिए भाई, आपकी पार्टी को खत्म सिंह पार्टी बता रहे हैं, परसेंटेज क्या था? आपके पास कुछ नहीं बचा है, आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ। देखिए, इनको एक पता है कि हमारे पास अगर कुछ नहीं बचा तो विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जब मुद्दे उठाते थे, जब मुद्दे ही चौधरी अभय सिंह उठाते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और जब उनकी जो नीतियां थी या जो भी हमारे समय में जो उस समय के जो काम हुए थे, उस समय के काम को आज तक रिपेयर तक नहीं करा पाए। चौधरी 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह लिए और उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार रह ली, ये उन कामों को रिपेयर तक नहीं करा पाए। दूसरी बात मैं एक चीज कहता हूँ, हमारा भाई कह रहा था युवा सरकार बनाएंगे, अभी युवाओं ने सरकार 4.5 साल में रह के किया था। और ये उस समय भारतीय जनता पार्टी में जो इनको कमी नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी में कमी नजर आ रही थी। ये इस वजह से एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोले क्योंकि दोनों में माल बटाई हुई थी, और दोनों में जब माल बटाई होती तो स्वाभाविक है दोनों को हिस्सा बराबर गया था, इसलिए दोनों चुपचाप बैठे थे। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी है और इसी वजह से ये दिक्कत आई है। और विभाग की मैं बता देता हूं कि अगर बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले इनके विधायक राम कुमार गौतम ने आरोप लगाया, बोला 11 के 11 महकमे जीम गैर, आरोप भी लगे थे। सरकार की जिम्मेवारी पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी की इस पे कार्रवाई करे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगाया था, खनन घोटाले के ऊपर लेकर, या फिर हम करें शराब घोटाले के ऊपर। उनकी जो जांच रिपोर्ट आई, उस जांच रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको बचाने के लिए बैठी थी ना, वो इसीलिए तो बचा रही थी कि अगर ये फंसेंगे तो बोला हम भी फंसेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकी युवा की जो सोच है, वो सोच हरियाणा की जनता ने देखी। ये किसान कमेरे की बात करते हैं, इन किसान कमेरे के युवाओं की सरकार में किसान कमेरे के ऊपर जब लाठियां पड़ी थी, जब ये चुप थे, तब ये माल खाने में व्यस्त थे। और आज ये बात करते हैं कि बोला जी हमारी चिंता मत करो। अरे आपकी चिंता हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपकी चिंता तो हरियाणा की जनता करेगी, तसल्ली सही बैठाएंगे। और 100% जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो बोलते हैं ना, 100%, वो 100% तुम्हारी तसल्ली बैठाएंगे। इस चीज के लिए चिंता मत करो, नजदीक समय आ गया। और कांग्रेस वाले भाइयों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस प्रकार से आपने 2556 जो आपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है ना, वो 2556 आपके लिए नासूर बन गए हैं। अब आपके वो हर हल्के में जो 5-5, 10-10 विधायकों का जो नोता देख के आते थे, बोला आपको भी विधायक, आपको भी विधायक। अब आपको छटनी करने में दिक्कत आ रही है, वही विधायक
आपकी इस कांग्रेस पार्टी में जिनके दम पर आप ये कहते हो कि हम सत्ता में आएंगे, वही जो कार्यकर्ता है वही आपको तली में बैठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो आज ये कहते हैं हमने काम किया, अगर इनके नेताओं ने कोई काम किया होता तो आज इनको इतने सोचने, इतने मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत तो ये है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता इनसे परेशान है। कोई एक वर्ग, अब क्या है कि चुनाव का समय है, किसी के भी पास जाएंगे तो उसके घर में एक चीज आएगी, चिड़, बोला जी वोट मांगने आ गए, बोला बीजेपी वाले भाई, बोला जी हमारे घर में लाठी टिकी, बोला किसके, बोला किसान के भी, हर घर में किसान मिलेगा, हर घर में मजदूर मिलेगा, हर घर में महिला मिलेगी, आशा वर्कर मिलेंगी, आंगनबाड़ी वर्कर मिलेंगी, चाहे किसी में गुरुजी मिले, कहीं मेडिकल का छात्र मिले, चाहे खिलाड़ी मिले। ये हरियाणा के युवा है, हरियाणा प्रदेश है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में इस सरकार ने, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठियां ना मारी हो। अब वो लाठियों का हिसाब तो अब लिया जाएगा। यहाँ पर तो इन्होंने, अब सबसे ज्यादा तो ये सरपंचों की बात करते थे, छोटी पंचायत, ये छोटी पंचायतों के ऊपर भी इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया। अब उन्हीं सरपंचों के पास जाकर ये वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो वो यही तो पूछ रहे हैं कि बोला पहले तो हम चोर थे, अब आपको हम कैसे ईमानदार नजर आ गए। तो वो इनकी सारी तसल्ली बैठाएंगे, 100% बैठाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो 100% तसल्ली बिठाएंगे। और आपने कहा कि हर घर में लाठियां मिलेंगी, कांग्रेस, बीजेपी और जजपा तो यही पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ टिकट बांटने के लिए उम्मीदवार मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। इंडियन नेशनल दल की पार्टी के जो हमारे 6 कैंडिडेट, 6 सीटों पर हमारे नाम भी अनाउंस कर चुके हैं आधिकारिक रूप से। एक लिस्ट सिर्फ इस वजह से एक लिस्ट बना के और तब भेजा जाए उनका। और आपके चुने हुए सारे भाग गए थे, आपके चुने हुए भागे, आपके पास माँ और बेटों के अलावा कोई भी नहीं बचा। नहीं, विवेक चौधरी वो अभी भागे नहीं है, वो भागे इसलिए हैं कि उनको और भी उम्मीदवार ले आना है, इसलिए वो गए हैं, भागे नहीं है। वो और उम्मीदवार लाने के लिए गए हैं, भागे नहीं है। नहीं, इनके माँ और बेटों के अलावा कोई बचा है तो बता देना एक बार, विवेक भाई बता के जाना, माँ और बेटे के अलावा। जो ये बार बार ये कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर बनी। अमरजीत डांडा को मिले हो क्या कभी? हल्का नहीं, ऐसा कोई गाँव। अमरजीत डांडा को मिले हो क्या कभी? गालियां देकर छोड़ने का काम करे जा रहे हैं। कभी अमरजीत डांडा को मिले हो क्या कभी? मिले हो? अमरजीत डांडा को मिले हो क्या कभी? जुलाना से विधायक है। हाँ, देखिए, मिले हो कभी? आप ये बता दें, माँ बेटे ये आज इन्होंने एक चीज कह दी कि एक माँ बेटे के अलावा एक नाम पर सोच रहे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हरियाणा की जनता देख चुकी है, वो केंद्र भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। ठीक बात है। विवेक चौधरी के पास जा रहा हूं, विवेक भाई, सवाल अब यही है, सबको अपना अपना चुनाव लड़ना है, अच्छा लड़ना है। किसी के पास ज्यादा आवेदन है, किसी के पास कम है, किसी के लिए चुनौती है, क्योंकि वो सरकार से जैसे ही हटे उनके अपने 10 में से 6 भाग गए और भी 1-2 जा सकते हैं। सवाल वहां पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको नए सिरे से, चूंकि बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ा संगठन नहीं था, आपने खड़ा किया और उसका परिणाम भी मिला। अब एक बार फिर से आपको संगठन को भी मजबूत करना है, उस आरोप से भी बचना है, या उस आरोप का जवाब भी देना है कि सरकार में रहकर आपने उन कमेरे वर्गों का या किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। उन चुनौतियों के बीच में विकल्प आपको कितना बड़ा दिख रहा है? क्योंकि दुष्यंत बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो भी होगा वो क्षत्रप पार्टियों के जरिए होगा, हो सकता है किंग मेकर की भूमिका उनकी हो और किंग भी वो बने। अतुल भाई, मैं तो एक चीज जानता हूं, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे नहीं जगा सकते। अगर आप कहते हैं कि किसान का साथ सरकार में रहते हुए नहीं दिया, तो मैं वो बयान भी याद दिलाना चाहूंगा जब दुष्यंत जी ने एक बात कही थी कि एमएसपी है तो गठबंधन है, जिस दिन एमएसपी नहीं होगी उस दिन गठबंधन नहीं होगा। हम तो एक चीज जानते हैं, ये कहते हैं कि घोटाले हुए। अरविंद शर्मा जो इनके पूर्व सांसद थे रोहतक से, उन्होंने आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर और इनके पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के ऊपर 500 करोड़ के। क्या उनकी जांच होगी? अगर ये कहते हैं, ये अभी 100% वाले भी बोल रहे थे, ये 100% मान के चलो, ये 100% कई बार विधानसभा में कह गए, और जब इनसे फैक्ट्स मांगे गए तो ना तो इनके 100% वाले के पास फैक्ट्स थे और ना ही जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, ये आपको भी पता है, जो उनको पता है, जननायक भाजपा दोनों को पता है कि विधानसभा में जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। यही तो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पक्ष की, अगर हम झूठे आरोप लगा रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो।
अगर हमने कोई आरोप लगाया है तो हमारे खिलाफ ऐसे कार्रवाई करो ना। बोलिए बोलिए चौधरी साहब बोलिए। हो गया डाइनवाल साहब हो गया, बोलने दीजिए। नहीं, अगर हमने कोई अतुल गलत भाई, की है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर सही है तो हम आजाद रिपोर्ट सार्वजनिक करो। देश की जनता ये पूछ रही है कि वो 100% वाले नेता राज्यसभा में बीजेपी के समर्थन में क्यों जाते हैं? ये 100% वाले नेता ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी और इन्हें को 2019 के चुनाव से पहले तो कोई दिक्कत नहीं? ये 100% वाले नेता से जब पूछा जाता है कि आप किसके साथ जा सकते हैं तो ये बीजेपी के साथ जाने से इनकार भी नहीं करते। अगर जनता पार्टी ने जनता के दिए हुए मैंडेट को सर मारते लगा के जो वादे जनता के साथ किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया, उसमें कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां रही, उनको हमने माफी का काम किया, तो इन 100% वाले नेताओं को दिक्कत होती है। हम तो एक चीज कहते हैं, अभी कांग्रेस के साथी को बीजेपी के साथी कह रहे थे कि कुमारी शैलजा को अनाउंस क्यों नहीं कर देते? अरे आप कर दीजिए ना बंटू कटारिया को सीएम अनाउंस, आप कर दीजिए सुनीता दुग्गल को सीएम अनाउंस, क्यों नहीं कर देते? आज चुनाव के समय पे अमित शाह जी आके कहते हैं कि मैं बीसी समाज का सीएम बना रहा हूं। सीएम पूरे प्रदेश का होता है, ना कि एक समाज का। सीएम पूरे प्रदेश का होता है। वहीं दूसरी साइड गुप्ता जी बैठे हैं, गुस्सा ना हो जाए, अमित शाह जी एक बात और कहते हैं, बानी करता हूँ, हिसाब करना जानता हूँ। शायद पैनल पे बैठे किसी को नहीं आता गुप्ता जी के अलावा हिसाब करना। हम तो यह चीज पूछ रहे हैं, क्यों जाति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात की, कभी कुछ करके, कभी हिंदू मुसलमान की, आज भी यहाँ भी हिंदू मुसलमान। अच्छा विवेक भाई आपने बीजेपी से तो कहा कि आपने सुनीता दुग्गल या बंटू कटारिया को क्यों नहीं आगे कर दिया। मेरा एक सवाल है, मान लीजिए, वैसे बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन फिर भी पूछना चाहिए, मान लीजिए इस चुनाव में आपकी अच्छी खासी सीट आ जाती है, आप नेतृत्व देने के उस क्षमता को रखते हो कि हां आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो आप किसको करेंगे प्रोजेक्ट? अगर कोई महिला हो या कोई उस समाज का हो। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा अतुल भाई, जननायक जनता पार्टी ही थी जिसने महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण देने का काम किया। 50% पंचायती राज संस्थाओं में जो हमारे मैंने सरकार वाला सवाल नहीं पूछा था, वो दोनों सरकार ने किया था, दोनों पार्टियां सरकार में थी, उन्होंने किया था। मेरा सीधा सवाल था, मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ, सरकार आ गई तो किसको बनाओगे? किसको बनाएंगे? हमारे चेहरा दुष्यंत जी है। अच्छा, आपका चेहरा दुष्यंत जी है, ठीक है, बस यही जानना चाह रहा था। यही मैं जानना चाह रहा था। किसान का, मेरे सारे वर्गों का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका चेहरा दुष्यंत जी है, लेकिन बाकी पार्टी अपना अपना चेहरा बताए। नेहरा साहब कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहेगा, समय नहीं है नेहरा साहब। अतुल जी देखिए कैसे लोग होते हैं, आप इन लोगों का जमीर देखिए कि इनके तो सीएम चेहरा फिक्स है, कोई योग्यता नहीं, कोई पैमाना नहीं, कुछ नहीं, चौटाला नाम के पीछे लग गया, घर की पार्टी है, ठेकेदार खुद हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो दुष्यंत चौटाला बनेंगे और दूसरी पार्टी को नसीहत देते हैं। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है अतुल जी, यहाँ पे छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक तमाम पोस्टों पर पहुंच सकता है अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से। और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका अगर कहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। ये परिवारों की पार्टी है, ठेकेदार बने फिर रहे हैं, इसीलिए एक पार्टी को 1.5% वोट मिला लोकसभा में, एक पार्टी को 100% वाली को 1.5% वोट मिला और एक पार्टी को 0.5% वोट मिला। इनको जनता 20 साल से नकार रही है नेलो पार्टी को। हाँ, तो कुल मिलाकर 2 हो गया ना, और आप क्या चाहते हैं? 2 भी नहीं मिले। एक ही कहावत है कि पल्ले नहीं है में, पल्ले नहीं है धाने मछली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल ये है कि तुम्हें यकीन नहीं, ये दोनों पार्टियों के पल्ले कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस वाले भी, इनको देखना जनता कैसे स्वागत करती है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर लहराएगा। ठीक बात है, मैं रोक रहा हूं सर, मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नेहरा साहब आपका, नीरज जी आपका, डाइनवाल साहब आपका और विवेक भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में टिकटों की माथापच्ची चल रही है, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, बाकी दल भी। यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द, और बीजेपी का हो सकता है कि कल ही फाइनल हो जाए, लिस्ट आ जाए। फाइनल आज रात में ही हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और वहां पर चर्चा हो रही है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को लेकर। लेकिन बाकी दलों के जब उम्मीदवारों का गठन हो जाएगा या फिर उनकी घोषणा होगी तो फिर क्या फूट की स्थिति बनेगी? जो क्षत्रप पार्टियां हैं वो उस पर निगाह बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन इनकार करते हुए। राम राम।